जैसे पहले पढ़ाते थे पीडीएफ से हाँ मैम, निकाल कर। जैसे पहले वो प्रीलिम्स के टाइम पे चलता था, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स का आ रहा था, तो मैं सोचा चलो एक एक दिन करके देख लेते हैं। इफ अगर सही रहता है तो हाँ कंटिन्यू सही। कर। इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे कि मुझे पता भी नहीं चलता कि किधर से आया है वो वाला। जैसे ये वाला पूछ दिया हाँ। था ना, पहला क्वेश्चन फ्री में था इसमें। मेरा पहला ही क्वेश्चन आ गया था ऐसा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का था वो। अच्छा ठीक है, एक बार करें करें सर स्टार्ट इसको। अगर आवाज हम्म। हाँ मेरी स्टार्ट सही आ कीजिए। रही है तो। और अच्छा फिर स्टार्ट इन सबको करना है ना तो आगे कंटिन्यू भी रखना, ठीक है। बस हाँ यही मैम, वो सजेशन है। कंटिन्यू ही रखना। क्योंकि क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन अपन लोग उतना करते ही हैं, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन हो ही जाता है, इसको रखना थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमी तो वैसे भी टफ हुई हो रही है। ठीक, अभी अच्छा पहले ये बताइए, आवाज आ रही है ना मेरी सही? बीच बीच में अगर नहीं आए तो बताते रहना, आवाज क्योंकि इसमें क्लियर है। पता नहीं चलता। ठीक। अच्छा ठीक है, हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी एकदम इसको स्क्रैच से ही लेके चलेंगे, और इतना मतलब बेसिक से थोड़ा सा, और इतना भी बेसिक में नहीं जाएंगे जो कि मतलब थोड़ा सा वो लगे कि मतलब पहले से ही पढ़ रखा है, बट एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से उसको देखते हुए चल लेंगे, है ना। वरना फिर एकदम स्क्रैच से जाने का मतलब ये है कि मतलब पूरा एकदम टाइम लग जाना। ऐसे भी नहीं कि इसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, बट फिर भी तो स्टार्ट कर लेते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा पहले ये बताओ आप, एकदम स्क्रैच से लेके चले ना इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में ये बेसिक बेसिक चीजों से लेके ही चल लेते हैं, फिर बाद में इन सब जीडीपी वगैरह, रेपो टर्म्स वगैरह इन सब पे आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर हाँ हम स्टार्ट बिल्कुल। करें तो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन ही ये आ जाता है इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले कि यार इकोनॉमिक्स है क्या, है ना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस की इकोनॉमी भी हम देखते हैं, एक इकोनॉमिक्स भी देखते हैं, तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है, इफ अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें कि मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है, इफ अगर कोई बताना चाहते हैं तो प्लीज बता सकते हैं कि एक इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में आप क्या समझते हैं कि क्या 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 है ये, मतलब क्या टर्म्स कहना चाहती हैं ये। हाँ बताओ। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हम्म। इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है, ब्रॉडर टर्म है ये, और ये इसमें पूरे देश की इकोनॉमी की बात की जाती है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो ये किसी व्यक्तिगत या पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की इकोनॉमिक्स की बात की जाती है इसमें। इकोनॉमी में सारे पूरे देश के अंदर जितनी भी चल रही संस्थाएं हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरे देश को चला रही है, अर्थव्यवस्था को, उसको हम इकोनॉमी में गिनेंगे, MY। और इकोनॉमिक्स में किसी एक व्यक्तिगत विषय की बस। नहीं नहीं, एग्जैक्टली सर, सही बोल रहे हैं आप। देखो, इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में होता है, एक ब्रॉड इन द सेंस मैं कि जस्ट बताऊं लाइक किसी हाँ मैम, बोलिए मैं बोलिए। बोलूं, जैसे कि हाँ हाँ अगर मैं मैम, बोलो। एज अ इंडिविजुअल बात करती हूँ या मैं एक फर्म की बात कर रही हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, और मैं एज अ लार्ज अगर प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ, लाइक जीडीपी हो गया, जीपी हो गया, एनएनपी हो गया, ये आपकी इकोनॉमी वाले पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और जो आपकी स्मॉल इकोनॉमी होती है उसके लिए तो आपका जब इंडिविजुअल या किसी लो लेवल पे कोई चीज दिखानी होती है ना, तब हम इकोनॉमिक्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन एज अ लार्जर टर्म अगर हम देखने होते तो हम इकोनॉमी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अभी तो बस यही याद आ रहा है। और आपका जो ये होता है ना, बेसिकली बोलते हैं ना एंड और मीन, तो आपका अगर ये देखें ना, इकोनॉमी बात करेंगे तो आपकी इकोनॉमी जो होती है वो एंड काम करती है, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी होती है ना वो एज अ एंड काम करती है। ओके, एग्जैक्टली मैम, ठीक है। मैं इसमें कुछ अभी बताने की कोशिश करता हूँ। इकोनॉमिक्स आप लोगों ने सही बताया कि क्या है, और इकोनॉमी भी, इकोनॉमी बेसिकली हम लार्जर पर्सपेक्टिव में एक मतलब जस्ट लाइक जैसे इंडिया है, इंडिया एज अ कंट्री, है ना, और एज अ स्टेट, अगर किसी स्टेट का हम देख लेते हैं कि यार इसकी जो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो इतनी चल रही है, मतलब हम बोलते हैं ना कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3.9 2.9 ट्रिलियन चल रही है अभी, अमेरिका की 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो यानी कि हम उसका एक किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि जो वहां पे एक तरीके से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, जीडीपी किस हिसाब से चल रही है वहां पे एक तरीके से। बट वहीं पे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम आ जाते हैं एक तरीके से कि जस्ट लाइक कि भारत में मतलब हम 132 करोड़ होगी अभी पॉपुलेशन, और उसके पास खाने पीने के जो साधन है वो बेसिकली
किस लेवल पे अवेलेबल है और हमको उनको कैसे कैसे प्रोवाइड कराना है। मींस कि जो 132 करोड़ लोगों की जो एक तरीके से जो खाने की आपूर्ति है वो हम किस किस तरीके से कर पाएंगे, मतलब हम कैसे लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचा पाएंगे। मतलब जो पानी है, पानी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है लेकिन दिल्ली के लोग वहीं पे प्यासे मर रहे हैं, तो वहां पे उनको हम किस तरीके से वो सारी कंडीशंस में उनको हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करा पाएंगे। तो वो एक ब्रीफ टर्म में देखें तो इकोनॉमिक्स उस वे में सर्व करता है कि मतलब जस्ट लाइक कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन किस प्रकार हो जो कि लोगों की जो नीड्स हैं वो बेसिकली पूरी हो पाए, एक है ना, मतलब जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो लोगों के पास किस तरीके से पहुंचे। अब इसमें एक और चीज आपको देखने को मिल जाती है कभी कभी, इसी के साथ में अगर एक चीज बताना चाहूँ, लिंक करना चाहूँ, जो कि आगे पढ़ने को भी मिलेगी इसमें, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी होती है, मैं इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं। एक पॉलिटिकल इकोनॉमी आपने और सुनने को टर्म्स मिलती है, इसी के साथ कनेक्ट करके इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या होता है कि देखो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट लेके आती है लैंड रिफॉर्म्स लेके आती है, गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी बिल लेके आती है, गवर्नमेंट कभी पानी से रिलेटेड या सैनिटेशन से रिलेटेड आपके लिए तमाम पॉलिसीज लेके आती है, आपको पीएम गरीब कल्याण योजना ये सारी चीजें लेके आती है। तो वहां पे पॉलिटिकल और इकोनॉमी का क्या कंसेप्ट चलता है। तो देखो बेसिकली अगर हम इन टर्म्स को तोड़ें तो इन टर्म्स का तोड़ने से डायरेक्टली पता चलता है कि पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक्स में। अब पॉलिटिक्स का मतलब जो ये पॉलिटिक्स है इसका जब इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमिक्स में हो जाता है तो तब कैसे क्या चीजें आगे चलती हैं। तो जिस टाइम पे पॉलिटिक्स का इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो लोगों को जो चीजें अवेलेबिलिटी होती हैं, जो एक एक तरीके से मतलब मैंने बताया ना जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो काफी अच्छे से लोगों के पास पहुंच पाता है। वो कैसे, मान लो मतलब जो हायर क्लासेस लोग हैं उनको खाने के लिए 10 किलो चावल डेली मिल रहे हैं, मतलब वो इतने सक्षम है कि वो खा पा रहे हैं, मतलब वो काफी अच्छे से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे गरीब लोग हैं वो खा पी नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे पॉलिटिकल इकोनॉमी रोल प्ले करती है और वहां पे आ जाता है गवर्नमेंट का रोल। तो यानी कि पॉलिटिक्स का रोल वहां पे आ जाता है, पॉलिटिक्स इन द सेंस कि वही जो हमारा लेजिस्लेचर है। अब लेजिस्लेचर वो सारी चीजें देख रहा है क्या कि यार एक अमीर इंसान है वो तो ढंग से खा पा रहा है लेकिन वहीं पे एक गरीब इंसान है उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो ऐसा मैं क्या करूं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, मेरे को उसको एलोकेट करना होगा कि जो लोग हैं वो भूखे ना मरे। तो वहां पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेकर है, पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं लेकर है और लोगों को प्रोवाइड कराती है, खाना राशन प्रोवाइड कराती है, या वहीं पे फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आती है, या वहीं पे माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड पॉलिसीज लेकर आती है, पोषण अभियान जैसी चीजें स्कीम्स लेकर आती है। तो वहां पे पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक कंसेप्ट निकलता है। अगर इसको मैं एक और चीज से कनेक्ट करना चाहूँ तो अगर आप प्रीवियस में देखें पॉलिटिकल इकोनॉमी तो स्टार्टिंग से चल रही है। अब जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने 1969 में एक नेशनलाइजेशन करा था बैंक्स का, तो उसने भी इकोनॉमिक्स पे आपके इफेक्ट करा था। जस्ट लाइक देखो उनका पर्सपेक्टिव क्या था, नेशनलाइजेशन एक चलो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था, बट उनका अल्टीमेट गोल क्या था कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम से मतलब वही कि मतलब लोगों को एक मतलब बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए और बैंकिंग को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले ताकि जो बैंक्स वगैरह हैं वो अपनी मनमानी ना कर पाए एक तरीके से। ऐसा भी नहीं कि मतलब एक तरीके से कि मतलब जैसे कि ये LIC वगैरह है, जीवन मतलब ये बीमा वगैरह जो करती है, इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीजों जो करती है, मतलब जो ये प्राइवेट बैंक्स हैं वो अपनी मनमानी ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए जस्ट लाइक इफ HDFC, जैसे कि HDFC बैंक प्राइवेट बैंक है और वहीं पे स्टेट बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, तो अगर वो सारी बैंक्स ही प्राइवेट रहेंगी तो वो अपने मनमानी रेट्स पे लोन देंगी, अपने मनमानी रेट्स पे बैंक अकाउंट्स खोलेंगे कि हम तो 10,000 रुपए से सेविंग बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो जो लोगों के लिए चीज आनी थी, मतलब लोगों को जो बैंक से जोड़ने वाला जो सपना था सरकार का, वो कभी फिर पूरा ही नहीं हो पाता है ना, अगर वो सारी चीजें प्राइवेट सी रहती। क्यों, क्योंकि वो तो फिर अपने हिसाब से पैसे लेते हैं, अकाउंट खोलने के भी अपने हिसाब से, लोन की इंटरेस्ट रेट ये सारी चीजें तय करते है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक जो लोगों को जोड़ने वाला जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाता। तो इसलिए वहां पे मतलब 1969 में नेशनलाइजेशन वगैरह करा गया और उसकी वजह से अल्टीमेटली लोगों के लिए मतलब लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल आगे जाके साबित भी हुआ है ना। तो मतलब जो पॉलिटिक्स के बिल्स वगैरह आते हैं, जो भी एक्ट्स वगैरह आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट नहीं डालते, इकोनॉमिक्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। आपको पता ही है ये एक जनरल कॉमन चीज है, बट यहाँ पे ये कनेक्ट करने की बात थी तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया है ना।
अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि चलो ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इन दो टर्म्स में क्या फर्क है, मींस ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या मतलब है? अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, वहीं पे अगर मैं कहता हूँ इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पे इन बताऊं? दोनों टर्म्स का क्या मतलब निकलता है? हाँ हाँ, आप बताइएगा मैम प्लीज। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अगर हम देखते हैं क्वालिटी टर्म में, यानी एन आ गया नंबर में, अगर हम देखते हैं ना, तो वहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूंगी तो यहाँ हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की। लाइक हम बोलते हैं ना, ह्यूमन कैपिटल अगर हमें बनानी है, तो वो जो हम बनाते हैं वो हम डेवलपमेंट के थ्रू बनाते हैं। और अगर हम काउंट कर रहे हैं एज अ परसेंटेज या किसी चीज को भी थोड़ा वे में लेके, लाइक जीडीपी की ग्रोथ कितनी हुई, गवर्नमेंट बोलते जीडीपी की ग्रोथ कितनी है, तो हम बोलते 5.6। तो ये मॉनेटरी टर्म जब चलती है, यानी क्वालिटी वाली जो चलती है ना, ये इसमें आ जाती है। जब क्वांटिटी वाली चली जाती है तो वो उसमें हो जाती है। और अगर हम बोले कि अपनी इकोनॉमी के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा कौन सा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ग्रोथ को ऑलरेडी इंक्लूड करके चलता है। लाइक अब हम जो देखते हैं ना, ये आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह भी आता है, तो ये आपके इसी बेसिस पे आते हैं कि कैसे कैसे आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, ना कि इकोनॉमी आपकी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, बस यही है अभी तो। नहीं नहीं, एग्जैक्टली मैम, आप सही बता रहे हैं, आपने सही बताया है ना। अगर मैं दो चार लाइन इसके बारे में बताना चाहूँ तो, इफ मैम ने सही बताया इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ वही है कि जस्ट लाइक आप अगर एक क्वांटिटी में किसी चीज को एक मतलब जस्ट लाइक मान लो कि मैं हूँ और मेरे पास आज मतलब मैं आज इतना सक्षम हूँ कि मैं 10 किलो दूध ले पा रहा हूँ, और कल को मैं 20 किलो दूध ले पा रहा हूँ, और परसों मैं 30 किलो, फिर कंटिन्यूटी मैं 10-10 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा पा रहा हूँ। तो मतलब कि मैं अगर एक क्वांटिटी टर्म्स में यहाँ बात कर रहा हूँ कि क्वांटिटी क्या, मैं अपनी मेरी कैपेबिलिटी दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं हर दिन 10 किलो दूध एक्स्ट्रा ले पा रहा हूँ। कि मैंने आज 10 किलो ले लिया, कल 20 किलो, फिर 30 किलो, मतलब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10-10 किलो मेरा लगातार बढ़ रहा है। तो अगर आप वहां देखें, वहां आपको क्या चीज दिख रही है? वहां आपको क्वांटिटी दिख रही है कि ये बंदा दिन पे दिन इतना सक्षम हो पा रहा है कि ये हर दिन 10-10 किलो एक्स्ट्रा दूध ले पा रहा है। तो यानी कि आपको क्या लग रहा है कि यार मतलब इसकी एक ग्रोथ हो रही है, तभी तो ये ऐसा कर पा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं वहां पे बात कर लेता हूँ कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब जस्ट लाइक मैंने अभी 12th पास करा, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करी, फिर उसके बाद मैंने मतलब पीएचडी करी, फिर उसके बाद मैं अदर अदर मतलब जो भी डिग्रीज है मैं वो लेने लगता हूँ। तो वहां पे मेरा क्या हो रहा है, एक डेवलपमेंट हो रहा है। एक पर्सनल लेवल पे अगर आप मैं काउंट करूं, तो वहां पे मेरी एक क्वांटिटी नहीं, मैं आप मेरी जो नॉलेज है उसको क्वांटिटी टर्म्स में नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, या आप लोगों की जो नॉलेज है मैं उसको क्वांटिटी टर्म्स में नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगा कि इनके पास 10 किलो नॉलेज है, ऐसा थोड़ी होता है, या 20 किलो नॉलेज है, ये सब है ना। तो वहीं पे अगर हम हेल्थ से रिलेटेड की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना काफी अच्छा से चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम वहां पे किस तरीके से, तो वहां पे हम समझ पाते हैं कि वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम चीजों को बता रहे हैं, है ना। लेकिन वहीं पे क्वांटिटी वाली टर्म्स जो आ जाती हैं, वहां होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। और जहां पे हम डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, तो वहां पे हम बात कर रहे होते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है ना। एक तरीके से जस्ट लाइक जैसे मैं इंडिया की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की टर्म्स में जब हम बात करेंगे तो हम किस चीज की बात कर रहे होंगे कि यहाँ पे कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह, या मतलब ए टू जेड कितनी जीडीपी ग्रोथ वगैरह ये सब चल रही है। लेकिन वहीं पे मैं इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कितना है, इंडिया कितना जीडीपी पे खर्च कर रहा है अपना, एजुकेशन पे कितना जीडीपी का परसेंट खर्च कर रहा है ना। तो ये बेसिक टर्म थी, आपको पहले से ही पता होगा, है ना। ये इतना भी बेसिक में नहीं चलते हैं। और फिर आगे वही बात आ जाती है कि इसमें डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो 3 टाइप की आपको देखने को मिलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मीसो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में हम बेसिकली वही एक मतलब जस्ट लाइक जैसे कि एक लार्जर इकोनॉमीज हैं, नेशनल इनकम वगैरह की जो बात करते हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम कुछ बात कर रहे हैं, या पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ हम बात कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। ये बेसिक टर्म्स है ना। और वहीं पे अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वो एक इन द सेंस ऑफ एक कंज्यूमर लेवल पे हम बात कर लेते हैं, या एक ट्रेडर लेवल पे हम बात कर लेते हैं। तो जो इन सब चीजों पे बात होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो इन दोनों के बीच की सेक्टर की जो बात होगी, जस्ट लाइक
अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड की ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज या बेसिकली मैं बात कर लूँ मोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब, तो वो मीसो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। मतलब जो माइक्रो और मैक्रो के बीच की जो इकोनॉमिक्स होगी वो मीसो इकोनॉमिक्स होगी, है ना। ये बेसिक बेसिक टर्म्स आपको पता होंगी, इन पे इतना ज्यादा हम अगर नहीं पता है तो तब भी डिस्कस कर लेंगे, बट आई होप कि आपको ये काफी अच्छे से चीजें पता होंगी। चलो ये देख लेते हैं सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स में, है ना। अच्छा, ये अगर कोई बताना चाहे कम्युनिस्ट इकोनॉमिक क्या होती है बेसिकली, ये सिंपल टर्म है, ब्रीफ में बता दें, आप सबको ही पता है, बट इफ अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज बता सकते हैं कि कम्युनिस्ट इकोनॉमिक क्या होती है, ये किस आपको किस कंट्री में देखने को मिलती है, वहीं पे सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, एक चाइना में। सिंपल लाइन में अगर। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में मतलब टोटल जो हैंडल करती है वो गवर्नमेंट करेगी, मोनोपोली रहती है गवर्नमेंट की, मे बी यही अच्छा, है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशलिस्ट इकोनॉमिक अगर हम देखें ना तो वहाँ पे आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट जो होता है ना वो ज़्यादा डोमिनेट करता है रेदर देन गवर्नमेंट। क्या करती है गवर्नमेंट अपने जो रिसोर्सेज होते हैं ना उसको भी ओपन करती है, बट इतना होता है कि जो बंदा टिल द एंड है ना उसको भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो आपको इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बोले ना प्री डोमिनेंट किसका होगा तो ज्यादातर मिक्स इकोनॉमी को हम कंसिडर करते हैं कि ये सोशलिस्ट जाएगी। कम्युनिस्ट में क्या हो जाएगा, पूरा जो होल्डिंग होगी ना वो गवर्नमेंट के पास ही होगी। लाइक हम बोलते हैं चाइना को बोलते हैं। इवन हम कम्युनिस्ट की तरफ हम देखते हैं ना तो अपना जो है अपना आइडिया भले रशिया की तरफ है लेकिन रशिया भी प्रॉपर नहीं है। तो हमारा जो है जो चाइना है वो प्रॉपर कम्युनिस्ट है और रशिया भी इवन नहीं है। तो वहाँ देखेंगे तो गवर्नमेंट का हर चीज़ पे कंट्रोल है। अगर हम अपने यहाँ देखेंगे तो अपने यहाँ सोशलिस्ट वाला है, तो इस वजह से क्या है हम आइडिया ऑफ वेलफेयर देख रहे हैं तो दोनों चीज़ है। स्पेशली आपका 1991 के बाद क्या है थोड़ा बहुत और टिल्टेड हो गया है, ठीक है। तो बस यही होता है इसमें। नहीं नहीं, एग्जैक्टली मैम ने सही बात करी। वहीं पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर ऑफ स्टेट की हम ज्यादा उसमें आ जाते हैं ना। मतलब बेसिक आप इसके बारे में जानते होंगे, बेसिकली कम्युनिस्ट में वही जो एक पूरी तरीके से जो कंट्रोलिंग पावर होती है जो भी फर्म्स की, जो प्राइवेट फर्म्स वगैरह हैं या ए टू जेड कुछ भी, मतलब वो रेगुलेशन पूरा एक गवर्नमेंट के अंडर में होता है। जस्ट लाइक जैसे आप चाइना में देखते होंगे, चाइना में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर बोल देता है तो समझ रहे हैं उसके साथ क्या हो जाता है। जस्ट लाइक जैसा भी इनके साथ हुआ, क्या नाम था यार, मैं जैकमा, जैकमा को गायब ही कर दिया गया, भी हो उन्होंने गया था कमेंट कर दिया वरना। था अपनी गवर्नमेंट के, अलीबाबा। है ना। वो बंदा कभी फिर सामने दिखा ही नहीं है अभी तक भी ढंग से। तो यानी कि मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में लोगों के पास इतनी भी आजादी नहीं होती कि वो मतलब सामने कुछ अपनी गवर्नमेंट के लिए कुछ बोल भी पाए, है ना। मतलब टोटली ऐसा समझ लो, उन आपको गवर्नमेंट के हिसाब से ही समझना है, एक सिंपल टर्म्स में, अगर लेमन टर्म्स में हम बात करें तो। वहीं पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो चीजें होती है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। वो सॉरी सॉरी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो चीजें होती है ना वो जस्ट लाइक जो पीपल है, जो एक कॉमन पीपल है, वो उन चीजों को कंट्रोल बेसिकली करते हैं। मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब जैसे कि चाइना में चल रहा है कि आपको कोई कंपनी खोलनी है भाई, चाइना के हाथ में होकर वो चलेगी। मतलब कुछ भी आप ए टू जेड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के अनुसार ही चल रही है ना। मतलब आप टोटल आपकी आजादी जो है वो आपकी गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है ना। उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो एक मतलब एक तरीके से जो ओनरशिप होती है, आपको उसमें पीपल की ओनरशिप भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे कोई एक मतलब कोई एक पर्सन या कोई भी एक प्राइवेट फर्म का मैनेजर या कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देता है तो उसको एकदम उसकी जैकमा की तरह कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। और ये सही बात है, सोशलिस्ट में वेलफेयरिस्टिक अप्रोच का ज्यादा कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। कम्युनिस्ट वाले तो यही अपने अनुसार ही चलना चाहेंगे, लेकिन वहीं पे सोशलिस्ट में लोगों के बारे में ज्यादा सोचा जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की कैसी आपको देखने को मिलती है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या मिक्स इकोनॉमी? ये मिक्स है आप तो, मिक्स वाली है अभी। अच्छा, मिक्स वाली से क्या फायदा होता है? मिक्स्ड आप किस सेंस में कह सकते हैं कि इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है? मतलब मिक्स्ड में क्या आपको, क्या उसमें कम्युनिस्ट का भी फीचर देखने को मिलता है? मिक्स्ड का तो मतलब हाँ, ये हो गया ना, मिक्स कम्युनिस्ट में और दोनों फीचर सोशलिस्ट दिखते दोनों हैं। फीचर देखने हाँ, को मिलते हैं। दोनों फीचर्स हाँ, मिलते वही हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, कैसे दोनों फीचर्स कैसे? देखने को मिलते हैं। हम्म। इंडिया देखते हैं इसमें अगर
इंडिया में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का देखने को मिलता है। जैसे इंडिया में अलाउड भी है प्राइवेटाइजेशन और मोनोपोली भी होती है गवर्नमेंट की। जैसे कि एक वे में आप रेलवे का देख सकते हो, और कुछ जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट अपना मोनोपोली रखती है, और कहीं पे अलाउड भी किया है गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन। मतलब उसका मतलब मिक्स है दोनों रूप से। अगर हम मिक्स की बात देखें ना, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके कोर सेक्टर्स होते हैं ना इकोनॉमी के, और स्पेशली जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोगों के प्रति, ठीक है, उसको क्या करते गवर्नमेंट जो हमेशा कोशिश ऐसी करती है कि वो उन्हीं के हाथों में रहे। लाइक आपका रेलवे हो गया, ठीक है, और अपना इवन हेल्थ केयर सेक्टर भी बोला जाता है, वैसा है नहीं लेकिन और आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, और आपका ये रेलवे वगैरह हो गया, इसको गवर्नमेंट हमेशा चाहती है क्योंकि ये क्या है आम जनता के लिए ज्यादा वो है, तो गवर्नमेंट ट्राई करती है, गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू कीप हैंड विद दैट, ठीक है। और अदरवाइज क्या होता है कि अगर लिक्विड करना होता है ना, तो आपको जो ऐसा लगता है ना कि जो, क्योंकि वेलफेयर का आइडिया अगर हम देंगे तो उसमें प्राइवेट का भी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं क्योंकि मिक्स्ड है, तो आप गवर्नमेंट क्या करती है थोड़ा सा ओपन कर देती है। जैसे कि करंट एग्जांपल में हम ले तो हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, बोलते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट अगर स्टिल अगर हम देखें ना, तो आपका कोर सेक्टर जो है ना इकोनॉमी का, वो गवर्नमेंट अभी भी फ्री नहीं कर रही है प्राइवेट वालों के लिए। लाइक डिफेंस हो गया आपका, ठीक है, तो यही है अभी तक तो। नहीं नहीं, एग्जैक्टली सही बात है। अच्छा, मैं इसमें एक एग्जांपल देके कुछ दो लाइन अगर बताना चाहूँ तो आप खुद सोचें, है ना, अगर न्यूक्लियर सेक्टर को हम प्राइवेट के हाथों में दे देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो लोगों के वेलफेयरिस्टिक अप्रोच में काम करेंगे? मतलब वो लोगों के प्रति ये चीज सही होगी इफ अगर न्यूक्लियर जैसे सेक्टर्स को हम डायरेक्टली प्राइवेट के हाथ में दे देते हैं, तो कल को तो वो बम बना के कहीं पे भी फोड़ सकते हैं, फिर तो इंडिया के आए दिन वॉर चलते रहेंगे, है ना। मतलब प्राइवेट सेक्टर को गुस्सा आया, भाई इंडिया के साथ तुमने ऐसा क्यों करा, तो उसने बम फोड़ दिया बराबर में पाकिस्तान पे। तो ये जो जस्ट लाइक मैम ने सही बात करी, जो भी कोर सेक्टर हैं, जो भी कोर इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जिनमें ऐसा लगता है कि इफ अगर ये प्राइवेट के हाथों में चले जाएंगे तो मे बी लोगों की जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है वो काफी अच्छे से मतलब वो काफी अच्छे से नीड फुलफिल नहीं हो पाएंगे। मतलब जस्ट लाइक आप ऐसे समझ लो कि यार अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, मतलब मान लो जैसे ये रोडवेज वगैरह चलती हैं, इफ अगर इनको आपने इसमें देखा होगा रेड बस वगैरह चलती हैं साइड बाय साइड, अगर आप रोडवेज से जाते हैं तो आपको कम किराया देना पड़ता है, और वहीं पे आप अगर उससे जाते हैं, क्या नाम है, प्राइवेट वाले से, उसमें आपको फैसिलिटीज भी देखने को ज्यादा मिलेंगी। वो अलग बात है, वो फैसिलिटीज के पैसे लेते हैं, बट फिर भी सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पे गवर्नमेंट को जो पुअर लोग हैं उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, सब तो प्राइवेट को अफोर्ड करके जा नहीं सकते। अब जब सब अफोर्ड करके नहीं जा सकते, तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको आर्टिकल 19 में राइट दे रखा है, राइट टू फ्रीडम और राइट टू मूवमेंट, की वो जा सकते हैं कहीं भी, तो फिर तो डायरेक्टली आर्टिकल 19 उनका डिग्रेड हो रहा है, तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। गवर्नमेंट वहां पे उन लोगों के आर्टिकल्स को भी मतलब एक तरीके से, मतलब वो लोगों के वो फुलफिल हो पाए आर्टिकल्स, उनको भी ध्यान में रखते हुए वो सारी चीजें सेक्टर्स अपने हाथ में रखती है, जो कि बेसिक एमिनिटीज, मतलब जस्ट लाइक जैसे हेल्थ वाला हो गया, एजुकेशन हो गया, वो अलग बात है, अभी हमको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं, है ना, वो एक अलग कंडीशन है, वो एक अलग सिनेरियो है। बट इफ अगर हम देखना चाहें तो मतलब लोगों के वेलफेयरिस्टिक अप्रोच के लिए गवर्नमेंट को अपने हाथ में कुछ सेक्टर रखने ही पड़ते हैं, है ना। जैसे कि न्यूक्लियर का लिया यार, न्यूक्लियर का प्राइवेट के हाथों में देने का मतलब है कि मतलब सोचे ही मत क्या हो सकता है, मे बी क्या कंडीशन आ सकती है ना। तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स तो अभी खत्म हो जाती हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जीडीपी वगैरह इन सब पे आने की, मतलब थोड़ा सा लिंकेज वगैरह वहां से बैठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरबीआई वाले टर्म से स्टार्ट करके फिर हम इस पाएंगे जीडीपी वगैरह। ये तो थोड़ी बेसिक टर्म्स थी, ये अभी हो गई हैं। मतलब जस्ट लाइक जैसे रेपो टर्म्स वगैरह, रेपो रेट हो गया या रिवर्स रेपो रेट हो गया, या आपका ये क्या नाम है, सीआरआर, एसएलआर, या जो भी एलटीआरओ वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर उससे क्या होगा कि हम कनेक्ट कर पाएंगे काफी अच्छे से चीजों को, है ना। तो सही रहेगा ये चीज, अगर इफ अगर आप लोग इस चीज से एग्री हैं तो आरबीआई से स्टार्ट कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, उसके बाद हम फिस्कल वगैरह इन सब पे अच्छे से कनेक्ट करके कर पाएंगे मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को लगता है। चलिए ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता ही होगा, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होती क्या है, अगर कोई और बताना चाहे तो, कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, बेसिकली क्या
क्या डिफरेंस है मॉनेटरी और फिस्कल? मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों अपने अपने लेवल पे काम करते हैं इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए और देश में ग्रोथ के लिए। तो जो आरबीआई वर्क करता है इसके लिए उसको बोला जाता है पैसे से रिलेटेड में, उसको मॉनेटरी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट करता है उसको फिजिकल पॉलिसी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि अभी यार इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई वगैरह चल रही है ना? तो अब गवर्नमेंट भी थोड़ी सतर्क हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगेंगे, फिर वही करते भी हैं कि यार इतनी महंगाई क्यों हो रही है, आप क्या कर रहे हो, आपके बस की नहीं है तो आप सरकार छोड़ दो चलाना, है ना? तो वहां पे गवर्नमेंट उस टाइम पे जो भी अपना एक्शन लेगी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, है ना, ए टू जेड जो भी वो वहां पे कुछ भी एक्शन लेती है उस इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए, मींस जस्ट लाइक वो सब्सिडीज प्रोवाइड करने लगे या कुछ भी ए टू जेड वो लेके आती है पॉलिसी, तो वो हम फिस्कल पॉलिसी के अंडर में पढ़ते हैं। लेकिन वहीं पे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जस्ट लाइक अभी 2-4 दिन पहले आरबीआई ने अपना रेपो रेट का जो दरें थी वो बढ़ा दी, है ना? तो इफ अगर वहीं पे आरबीआई इन्फ्लेशन वगैरह जैसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपनी कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट्स या जो टूल्स उसके पास जो अवेलेबल हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह, इन सब का यूज करके इन्फ्लेशन को डाउन करने की कोशिश करती है, वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। ये बेसिक टर्म है ना? ये आप लोगों को काफी अच्छे से पता भी होगी। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एलएएफ से। एलएएफ से भी नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको कनेक्ट करने से पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम रेपो रेट से। अच्छा पहले ये बताओ रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जैसे कि गवर्नमेंट मतलब पैसा देती है इनको, बैंकों को, अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक आरबीआई, सेकंड सॉरी आरबीआई जो देती अच्छा अच्छा, एक सेकंड सॉरी, हम रेपो रेट से भी स्टार्ट नहीं करते, हम सीआरआर और एसएलआर से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सीआरआर बताइए, सीआरआर क्या होता है, क्योंकि वहां से फिर कनेक्टिंग लिंक, इकोनॉमी में कनेक्टिंग लिंक बैठना बहुत जरूरी है। तो सीआरआर से स्टार्ट करते हैं। सीआरआर क्या है? व्हाट इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो है सीआरआर। तो उसमें जो आरबीआई होता है गवर्नमेंट बैंकों को बोलता है कि इतना आपको मतलब रखना पड़ेगा रिजर्व में, हमारे यहाँ पे कैश रखना ही पड़ेगा। तो अभी का जो सीआरआर है वो 2.8% है समथिंग। इसको रखना ही क्यों पड़ता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हम रख ही क्यों रहे हैं उसको? उसको रख इसलिए रहे हैं जैसे कि लोन दिया जाता है, कुछ लोगों को लोन दिया जाता है और कुछ फ्रॉड करके चले भी जाते हैं, तो इस हिसाब से उसकी एक रेशियो बना के उसको रखा रहता है कि एंड टाइम पे जैसे हम पब्लिक पैसा जमा करते हैं और उसी पैसा अगर बल्क में जमा हो जाता है तो फिर वो इन्वेस्टर को पैसा दिया जाता है। तो इसके लिए रखा जाता है कि बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा लेकिन जब हम सीआरआर भी रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहीं पे डीआई मतलब उसकी थ्रू मतलब जैसे लाइक यार क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, डीआईजीसी, क्या नाम, सॉरी मैं नाम मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, डीआईसीजीसी करके है, जो कि इंश्योर्ड करती है कि अगर कोई भी बैंक भाग जाती है, बैंक में कोई दिक्कत आ जाती है, गवर्नमेंट आपको अब 1 लाख से 5 लाख कर दिया कि 5 लाख तक की आपको सिक्योरिटी देती है। तो जब सीआरआर रखा हुआ है तो गवर्नमेंट को 5 लाख सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है? है ना? सीआरआर क्वेश्चन ये भी उठता है ना, गवर्नमेंट क्यों दे रही है भाई 5 लाख की? अगर आप सही बोल रहे हैं सीआरआर वो मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से रखा जाता है ये सब को, है ना? तो क्यों रख रही है फिर वो? गवर्नमेंट क्यों दे रही है 5 लाख की सिक्योरिटी की भाई? गवर्नमेंट को तो घाटा ही होना चाहिए ना? अच्छा ठीक है, एसएलआर बताइए, एसएलआर क्या होता है? इफ अगर कोई बताना चाहे एसएलआर। अच्छा मेंबर अवेलेबल नहीं है क्या अभी कोई ज्यादा? अच्छा है, मैं मैं लिख सोच भी रहा रहा कि हूँ ना है ही सर। नहीं। मैंने नहीं सैम लिख सर रहा हूँ सही बोल रहे थे, इसीलिए। जिसने बोला था वो आ ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने किस, किसने बोला था? पहले वाला इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन क्या? लिए जो पहले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे थे आप, इससे पहले वाला? कुछ नहीं, मैं वो क्वेश्चन नहीं, वो डायरेक्टली ऐसे ही पूछ रहे हैं कि एसएलआर और सीएलआर क्या है। अच्छा, एस एल और सी एसएलआर आर तो है। बता तो रहे थे ना, सी आर कैश रिजर्व रेशियो है जो आपको हाँ हाँ, आरबीआई के पास वो रखना वो पड़ता है, वो क्योंकि बैंक कभी वो धोखाधड़ी ना कर दे।
SLR है मतलब SLR में वो पैसा अपने पास में ही बैंक रख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक अपने पास में ही पैसा रख सकते हैं और उनको मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ तो उसका कंसेप्ट नहीं याद आ रहा है मेरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड में है और उसका समथिंग 18% है, 18% अभी। अच्छा, वो क्यों रख रही है SLR? अच्छा चलो ठीक है, अब हम इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। काफी अच्छा आपने बताया वैसे। इफ अगर कोई बताना चाह रहे तो बता सकते हैं। देखते हैं, अगर हम सीआरआर की बात करते तो सीआरआर क्या होता है, जो ये होता है ना, आरबीआई आपको डायरेक्शन देता है कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं उनको, कि आपको 4 to 5% जो है, मतलब जो करंट रेशियो है उसका आपको इतना परसेंट रखना पड़ेगा, वो भी कैश में। अब ये रखने को क्यों बोलता है, रीजन बीइंग कि आपका जो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट हो जाती है ना कि आप मिनिमम थिंग्स भी आपके हाथ में नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। एज रिसेंट एग्जांपल हम देखें कोविड-19 में, तो कोविड-19 में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, आपकी इकोनॉमी पूरी बंद, किसी कमाई की को हो रहा है। तो ये क्या हुआ था कि आपका जो ये चीज है ना, चीजें तो चल नहीं रही थी। ठीक है, इसमें क्या होता, अगर उनके पास भी कैश नहीं रहता है, तब भी आपने देखा होगा कि ये क्या किया था, आरबीआई ने उसको थोड़ा सा परसेंटेज, जो 4% चलता है ना, उससे कम किया था। ताकि क्यों, क्योंकि ये चाह रही थी कि ताकि कैश जो है ना वो मार्केट में जाए और लोगों के हाथ में पहुंचे। ठीक है, और आपका इतना मिनिमम रखने का इसीलिए बोला गया है कि क्या कहते हैं, अदरवाइज नहीं भी रखेंगे ना तो बैंक क्या करेंगे, बैंक को तो इंटरेस्ट चाहिए, बैंक को जब इंटरेस्ट चाहिए तो वो भाई वो क्यों रखेंगे, सारा तो डाल ही दे देंगे ना। अब उनसे अगर एनपीए वगैरह क्रिएट होगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्रिएट होगा, वो तो बोल देंगे कि हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये सारा बर्डन किसके पे पड़ेगा, अल्टीमेट इकोनॉमी पे पड़ेगा, और जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कई लोग हैं, उन पे पड़ेगा। ये रीजन है कि इसको बोला जाता है कि आप मिनिमम जो है ना उसको, क्योंकि बैंक जो होता है ना, किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, अगर वो कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगी, चाहे वो कहीं का भी हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रखवाया। अब हम बात करते हैं एसएलआर की। एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर में आपकी सारी चीजें ही आ जाती है, मतलब आपको कैश के साथ भी अदर जो थिंग्स होते हैं वो भी रखना पड़ता है, कि ताकि क्या हो कि अगर वो वाली चीजें तो ठीक है, आपने कैश में रख ली, तो कैश का आपको पता होगा कि लिक्विड टर्म में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या करता है, तो आपका कैश करता है, क्योंकि आप उसको बहुत जल्दी कन्वर्टिबिलिटी करवा सकते हैं। ठीक है, और अदर थिंग देखें तो हम गोल्ड एसएलआर वगैरह में देखें तो क्या आता है, आपका कैश भी आएगा, आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी आएंगे, आपके स्पेशल गोल्ड वगैरह भी आएंगे। तो लेकिन उसमें क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा आपका परसेंटेज हाई हो जाता है, और इवन जो सीआरआर होता है वो आपको आरबीआई के पास अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन एसएलआर में थोड़ा सा आपको ना लिक्विडेशन देती है, थोड़ा सा आपको राहत देती है। अगर आप उसको भी देना चाहते हैं ना तो दे सकते हैं एक टाइम के बाद, ज्यादा इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाए। तो अभी तो मुझे यही कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। नहीं नहीं ठीक है मैम, ठीक है, आपने सही बताया। अच्छा ठीक है, इसमें एक बार मैम ने वैसे एक्सप्लेन ही कर दिया है, बट एक बार देख लेते हैं। देखो सीआरआर बेसिकली मैम ने सही बोला, ये जो बैंक्स होती है ना, बैंक्स को आरबीआई के पास एक जस्ट लाइक जैसे ये डिफाइंड है कि 4% आपको रखना है, अभी 4% का रेट चल रहा है। अब इससे क्या होता है, ये सिक्योरिटी की मतलब जस्ट लाइक मैं मान लेता हूँ कि मैं कोई बैंक खोल रहा हूँ, और मैं बैंक खोलने के बाद मैं लोन दे देता हूँ। मान लो मैंने माही मैम को लोन दे दिया और माही मैम मेरी बैंक से लोन लेके भाग जाती हैं, है ना, मतलब समझ लो ऐसा सिनेरियो है। और मतलब नहीं नहीं सही सही, हाँ ठीक है, आपने सही बोला, मैं आपको नहीं बोला कि आपने गलत बोला, है ना, सही बोला आपने भी, गलत नहीं बोला, है ना। तो क्या होता है कि जस्ट लाइक कि यार मतलब मैं बैंक हूँ, मेरे पास लोगों का पैसा जमा है, मेरे खाते खोल रखे हैं पीपल्स ने, और अब क्या होता है, बैंक तो पैसा अपने पास रखता नहीं है, वो भी लोन के थ्रू, आपको पता ही है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो लोन देता है, इन्वेस्ट करता है, ये सब, तभी वो अपना खर्चा ये सब निकाल पाता है। और वहीं पे मैं लोन इतना ज्यादा दे देता हूँ, जैसे माही मैम जैसे लोग हैं, वो लोन लेते हैं और वो फिर चले जाते हैं। अब मेरे पास रिटर्न नहीं आ रहा, और जिन लोगों ने मेरे पास अपना पैसा लगा रखा है और जिन लोगों ने अपना पैसा जमा कर रखा है, मैंने वही तो पैसा उन लोगों को दिया है लोन में, लोन की फॉर्म में, है ना। अब वहां पे अब क्या कंडीशन आएगी कि यार जो लोगों ने मेरे पे विश्वास करके अपना पैसा जमा करा था, वो कल को मेरे से पैसा लेना है, तो मैं क्या करूंगा वहां पे, मैं कैसे दे पाऊंगा उनको, है ना। तो आपने एक अभी सिनेरियो देखा होगा, इस चीज को अगर थोड़ा सा यहाँ पे रोके, आरबीआई एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स लेता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स आपने पढ़ा होगा, पीसीए पीसीएम पीसीए करके,
है ना। अभी लक्ष्मी विलास बैंक थी महाराष्ट्र के अंदर, अब महाराष्ट्र के अंदर बैंक थी तो वो इतनी खस्ता हालत में चली गई थी कि उसको आरबीआई को अपने अंडर में लेना पड़ा। आरबीआई ने अपने अंडर में लिया, क्यों? क्योंकि जो लोग उसमें अपना पैसा मतलब सेविंग अकाउंट्स में अपना रख रहे थे, करंट अकाउंट्स में अपना पैसा रख रहे थे, उनकी कौन सिक्योरिटी लेगा, है ना। ऐसे तो कोई भी बैंक खोलेगा, कोई भी लेके पैसा भाग जाएगा, फिर तो पैसे रखने से लोग कतराएंगे बैंक में, बैंक का कोई फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो आरबीआई को वो बैंक, अपने लक्ष्मी विलास बैंक महाराष्ट्र की थी, वो अपने अंडर में लेनी पड़ी। और आपने देखा होगा आरबीआई ने फिर उस पर बाउंडेशन भी लगा दी थी कि आप एक दिन में 10,000, आई थिंक 2,000 तक की भी उसने वो लगाया था लिमिटेशन, कि आप एक दिन में 2,000 तक का वो लगाएंगे। तो वहां पे आरबीआई ने वो सिक्योरिटी क्यों ली? क्योंकि उसके पास 4% का सीआरआर वगैरह था, जिसकी वजह से वो उसको वहां पे उसको थोड़ा बैकअप दे पाती। अब वहीं पे गवर्नमेंट का रोल भी आ जाता है, गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जिस अगर वो गवर्नमेंट खाता, मतलब जैसे पीएम जनधन योजना के थ्रू लोगों के खाते खुलवा रही है, मतलब लोगों को बैंकों से जोड़ रही है, तो वहां पे उसको सिक्योरिटी भी तो देनी पड़ेगी ना, कि अगर कल को वहां पे पैसा जमा कर रहे हैं तो कौन सिक्योरिटी देगा? अगर मैं पैसे जमा कर देता हूँ, वो लेके भाग जाती है, तो गवर्नमेंट की एजेंसी डीआईसीजीसी करके वो आपकी सिक्योरिटी भी एंश्योर करती है। जस्ट लाइक जैसे 1 लाख रुपए थी, अब वो 5 लाख बढ़ा दिए इस बजट में, कि हम 5 लाख तक की गवर्नमेंट भी आपको सिक्योरिटी देगी, आप अपना पैसा उसमें इंक्लूड करें। मीन्स आपका ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई को आगे आना पड़ता है, और वो इस तरीके का जो सीआरआर रेट है उसको लाना पड़ता है। अब मेन क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जिस टाइम जैसे कि हम अपने बैंक में पैसे रखते हैं, हमको उनसे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या जो सीआरआर में जो पैसे दिए हैं बैंक ने आरबीआई को, क्या आरबीआई भी उनको इंटरेस्ट देता है क्या? नहीं, आरबीआई उनको इंटरेस्ट नहीं देता। पहली बात वहीं पे खत्म हो जाती है इंटरेस्ट की, जब सिक्योरिटी की बात आ जाती है, कि वो एज अ सिक्योरिटी की फॉर्म में अमाउंट है, ना कि आपने वो अपना एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे पोस्ट करा है ना। हमको इंटरेस्ट कम, हम अपना बैंक में पैसा कौन सा जमा करते हैं? जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेविंग में पैसा होता है। बैंक ने अपना एक्स्ट्रा सेविंग पैसा नहीं जमा करा वहां। अरे कॉल किस किया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यार कॉल आ गई थी इसमें बीच आ में, रही है सर। इंटरप्शन सर हो आ जाता है। रही है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हाँ 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 हाँ, वो बीच में कॉल आ गई, पता नहीं हो जाता है वो बीच बीच में। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे कि मतलब सीआरआर पे इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता है ना। तो रीजन इज दैट कि यार हम जो अपना बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं, वो वही डालते हैं ना जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है, और वो हम वहां पे इम्पोर्ट रख देते हैं। अब बैंक थोड़ी वो वाला पैसा दे रही है सीआरआर में आरबीआई को, जो उसके पास एक्स्ट्रा मनी है, वो वो पैसा दे रही है जो कि उसको सिक्योरिटी की फॉर्म में वहां रखना है ना। अब जैसे बैंक्स वगैरह हैं, वो अपना जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ इंपोर्ट करती हैं? वो लोन्स के फॉर्म में, हम जैसे कॉमन पीपल को लोन्स की फॉर्म में देती हैं, वो अपना इंटरेस्ट वहां से कमाती है, ना कि सीआरआर से उनको कोई इंटरेस्ट मिलता है। बट वहीं पे एसएलआर की बात आ जाती है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर एक, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, सीआरआर एक ऐसे मान सकते हैं कि ये मतलब ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, मतलब एकदम से ही हम इसको लिक्विडिफाई कर सकते हैं। इफ अगर कोई बैंक खस्ता हालत में चली जाती है और उसको आरबीआई को हैंड टू हैंड उसको अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स के थ्रू अपने अंडर में लेना पड़ता है, तो सीआरआर का यूज करके वो डायरेक्टली हैंड टू हैंड लिक्विडिटी मतलब मेंटेन करके वो उस चीज को मतलब काफी अच्छे से बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। बट वहीं पे एसएलआर में क्या होता है? एसएलआर एक लॉन्ग टर्म टूल्स की तरह होता है, और इसमें भी जो बेसिकली जस्ट लाइक आपको पता ही होगा, सीआरआर में सिर्फ कैश रखा जाता है, लेकिन वहीं पे एसएलआर में, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर में बैंक आरबीआई के पास नहीं रखती है वो सिक्योरिटी, एसएलआर वो बैंक अपने पास ही रखती है ना। अपने पास इन द सेंस, अपने पास क्यों रखती है आरबीआई, क्यों नहीं लेती है एसएलआर को? देखो, अपने पास रखने का भी उसके पास ये कारण है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, एसएलआर में आपके पास बाउंडेशन ये कि आप सिर्फ कैश ही रखेंगे। अब उसमें ये रीजन मतलब ये पूछ लिया जाता है कि भाई सिर्फ वो कैश ही क्यों रखेगी? गोल्ड भी रखती है वो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, वो उन सबको भी एसएलआर में इंक्लूड करते हैं। तो वाई दिस डिफरेंशिएशन कि सीआरआर में आप सिर्फ कैश रख रहे हैं, बट वहीं पे एसएलआर में सिर्फ बैंक अपने पास उसके अंदर, मतलब एसएलआर के अंदर कैश भी रख पा रही है, गोल्ड भी रख पा रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख पा रही है, ट्रेजरी बिल्स भी रख पा रही है।
है ना। देखो, बैंक एसएलआर के थ्रू अपने लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है एक तरीके से पीपल्स को, मतलब एक तरीके से जो वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में जो भी एफडी वगैरह करा के गए हैं, बैंक अपने लेवल पे एसएलआर के रूप में उन पैसों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है उनको। सिक्योरिटी इन द सेंस कि जैसे देखो, जो गोल्ड है वो भी लिक्विडिटी, वो भी मतलब एक तरीके से वोलेटाइल है, आप उसको कभी भी मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट इन द सेंस कि आप उसके पैसे कभी भी बना सकते हैं। जो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट, मतलब जस्ट लाइक ऐसा मान लो, इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में समझते हैं कि वो वहां पे गवर्नमेंट बिल्स भी क्यों रखती है। अब मान लो बैंक है, बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है ना। अब बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है और बैंक अपने लेवल पे भी पीपल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, वो जो अमाउंट अपनी इंपोर्ट करके गए हैं जिन पर्सन के अकाउंट थे उसमें। अब बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी, वो बैंक यार बैंक सोच रही है कि यार ठीक है, मैं अपने लेवल पे इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा मनी है, क्यों ना मैं इनके ट्रेजरी बिल्स वगैरह भी खरीद लूं, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाऊं। और ज्यादा सिक्योरिटी इन द सेंस, इफ अगर बैंक स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी बॉन्ड खरीदती है तो उसको बॉन्ड पे भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको बॉन्ड पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ना। वो जो ट्रेजरी बिल खरीदा है उसने, जो भी फेस वैल्यू डिसाइड हुई है स्टार्टिंग में, जो भी फेस वैल्यू डिसाइड करी है कि हम इतने पे इसको रिडीम करके देंगे आप लास्ट में जब आएंगे, तो वो सोचते हैं कि ठीक है, मैं इनको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रही हूँ, क्यों ना अब मैं इस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के साथ साथ मैं अपना यहाँ से भी थोड़ा सा अपना जो एक प्रॉफिट मतलब निकाल पाऊं, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जो बैंक है उसको भी अपना जो डेली एक्सपेंसेस है वो भी निकालना पड़ेगा, और प्लस डेली एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी उस अमाउंट से जो पीपल उसके यहाँ सेविंग अकाउंट में पैसे रख के गए हैं उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। तो वो इस तरीके के जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह, या गवर्नमेंट बिल्स वगैरह जो होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होती हैं, तो वो उन पैसे से खरीद के उनसे क्या होती है, उस पर भी वो अपना एक इंटरेस्ट कमा लेती है, जिससे और ज्यादा वो सिक्योरिटी एंश्योर कर पाती है जो जिन लोगों का अकाउंट उसमें उस बैंक के अंदर है ना। क्योंकि वो उनको लिक्विड करा सकती है और वो मतलब अपने लेवल पे भी, अपने स्तर पे भी लोगों का जो पैसा है उसको प्रोवाइड करा सकती है काफी अच्छे से सिक्योरिटी, है ना। मतलब आप ऐसे समझ लो, मतलब एसएलआर चलता है कम से कम 18%, लेकिन सीआरआर वहीं पे चलता है 4% के आसपास। अब एक कंडीशन आई थी जिस टाइम पे सीआरआर, मैम ने सही बोला था, इस मैम ने सीआरआर को डाउन करना पड़ गया था, है ना। क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच रहे थे, है ना। तो सीआरआर डाउन करा कि यार एक काम करते हैं, बैंक के पास भी इतना बर्डन नहीं डालते हैं कि उसके पास इतना पैसा ही ना बचे कि वो लोगों को लोन दे पाए, कि मतलब लोन ही ना दे पाए। जब लोगों को लोन ही नहीं दे पाएगी तो उनके पास पैसा कहाँ से चलेगा, पूरी मार्केट ही कोलैप्स हो जाएगी। तो ऐसा सिनेरियो आ गया था कि क्योंकि सीआरआर रेट बहुत ज्यादा चल रहा था तो सीआरआर रेट को डाउन करना पड़ा। और सेम इसी प्रोसेस में रेपो और रिवर्स रेपो का रेट को फ्लक्चुएट करके वो सेम मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन के दौरान भी कंट्रोल कर लेती है आरबीआई, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। आई थिंक सीआरआर और एसएलआर में इफ अगर मतलब कोई डाउट है तो प्लीज मतलब आप रेज कर सकते हैं। आई थिंक आया होगा समझ में जितना बताने की कोशिश करी। मुझे एक डाउट है, मतलब समझ में नहीं आया ये। आपने क्वेश्चन किया था ना कि सर गवर्नमेंट जो है 5 लाख रुपए तक में भुगतान करने के लिए मंजूरी देती है, तो उसके ऊपर आप बताइए ना, मतलब कैसे देती है और अच्छा उसका अच्छा मतलब। ठीक। हाँ। देखो सर, बैंक इंक्लूजन करना चाहते हैं, इंक्लूसिवनेस लेके आना चाहती है ना। बैंक हेलो। मतलब लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए तमाम हेलो। गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है अपने स्तर पे, जस्ट लाइक पीएम जनधन योजना हो गया, या ए टू जेड कुछ भी डायरेक्ट आवाज बेनिफिट थोड़ी अगर कट कट के आ ट्रांसफर रही है। उसको करना है। क्या बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है हेलो। सर, नेटवर्क इशू है क्या वहाँ? अच्छा, नेटवर्क का इशू, आवाज कट के आ रही है। आपकी आ रही है, मुझे आ रिज्यूम। रही है, मुझे आ रही है आपकी। मेरी तो आ रही है शायद। किसको आवाज कट के आ आपकी रही है? आवाज सही आ रही है अनु सर, आपकी नेटवर्क आवाज इशू सही है। आ रही है। आप रीजॉइन कीजिए जिनको नेटवर्क इशू है। अच्छा ठीक है, आप रिज्वाइन कर लीजिएगा जिसको नेटवर्क इशू आ ओके रहा ओके है। ओके। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो, अब क्या होता है, अब बैंक इंक्लूसिवनेस लाना चाहती है और वो गवर्नमेंट तमाम अपनी पॉलिसीज लेकर है, जस्ट लाइक पीएम जनधन योजना या डीबीटी बेनिफिट ट्रांसफर अगर वो उनको देना चाहती है एमजी नरेगा में, कि लोगों के पास डायरेक्टली वो करें। अब गवर्नमेंट उस लेवल पे, मैंने बताया ना, एक मॉनेटरी पॉलिसी चलती है जो आरबीआई चलाती है, और एक वहीं पे फिस्कल पॉलिसी चलती है जो कि गवर्नमेंट चलाती है।
अब जब गवर्नमेंट उनको इंक्लूड करना चाह रही है, मतलब मान लो अभी इस कंसेप्ट को भी यहाँ पे छोड़ो, मैं अगर आपको किसी भी चीज में इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि यार एक काम करो, आप लोगों को मैं एक ऑफर देता हूँ, आप लोग एक काम करो, ये जो मतलब मैंने मान लिया कि कोई भी XYZ कंपनी है, आप इसमें अपने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो और आपको इसमें मतलब इन फ्यूचर इसमें काफी ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट वापस मिलेगा। मान लो मतलब आपके 10 साल में 10 लाख रुपए हो जाएंगे अगर आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। तो आप मेरे को डायरेक्टली बोलोगे यार ठीक है यार, आप मेरे को फोर्स तो कर रहे हो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मेरे, लेकिन अगर 1 लाख रुपए डूब गए उसकी कौन गारंटी देगा? तो मैं बोलूंगा यार जब मैं आपसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट इसमें करवा रहा हूँ तो एक काम करते हैं ना, आपकी ना मेरी, आपके 50,000 तक की गारंटी मैं ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, है ना। तो फिर अब उसमें क्या होता है, सेम प्रोसीजर गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू बैंक अकाउंट इतने लार्ज स्केल लेवल पे लोगों को अकाउंट से जोड़ रही है, तो उसको भी तो अपनी गारंटी देनी पड़ेगी ना। आरबीआई तो अपनी गारंटी एंश्योर कर देता है सीआरआर वगैरह के थ्रू, या जो आपके बेसल नॉर्म्स वगैरह हैं उनके थ्रू, या एसएलआर के थ्रू बैंक अपने लेवल पे एंश्योर कर देती है सिक्योरिटी। लेकिन गवर्नमेंट जिस टाइम पे उनको ऐसा फोर्स कर रही है तो उसको भी तो अपनी सिक्योरिटी एंश्योर करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी की टर्म्स में ही मान लो इसमें वो सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए आपको ये प्रावधान देती है कि ठीक है, अगर कोई भी बैंक इस तरीके से डिफॉल्ट करती है तो पहले जो 1 लाख था हम आपको 5 लाख तक की सिक्योरिटी देंगे, कि 5 लाख तक का अगर आपका पैसा है हम आपको मतलब 5 लाख तक की हम आपको एक इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं कि हम 5 लाख तक का आपको प्रोवाइड करा देंगे इफ अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो फिर वहां पे एक ट्रस्ट बूस्ट अप हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और गवर्नमेंट फिर इंक्लूसिवनेस काफी अच्छे से कर पाती है। अब मैं भी अकाउंट तभी खोल पाऊंगा ना जब मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी, मेरे को पता चलेगा हाँ यार गवर्नमेंट ने 5 लाख तक की सिक्योरिटी दे दी, एक काम करता हूँ मैं खुलवा लेता हूँ। तो अब क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर आ गया यहाँ पे। गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर का गेम खेला, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करा और लोगों को इंक्लूसिविटी की तरफ काफी अच्छे से मतलब मोटिवेट करा या कन्विंस करा, और लोग उस चीज से जुड़े भी, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि यार सारी बैंक भाग रही है, सारी बैंक डूब रही है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है ना। तो गवर्नमेंट अपने स्तर पे उनको वो DICGC के थ्रू 5 लाख तक का एंश्योर कर देती है कि हाँ ठीक है हम भी आपकी सिक्योरिटी लेते हैं, आरबीआई ने ले रखी है, और बैंक भी अपने पर्सनल लेवल पे एसएलआर के थ्रू कर लेती है, बाकी बेसल नॉर्म्स के थ्रू हम आपकी सिक्योरिटी एंश्योर कर ही रहे हैं, और आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स के थ्रू भी आपकी सिक्योरिटी एंश्योर कर रही है, तो हम देख लेते हैं, है ना। तो अभी आपने यार, अभी आप अगर काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अभी एक आईबीसी से रिलेटेड अभी इनका कमेंट निकल के आया था, फाइनेंस मिनिस्टर जी जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी से। देख रहे हो बैंक कितना ज्यादा हेयर कट तक एब्जॉर्व करती है, मतलब लोगों की सिक्योरिटी एंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट कितना तक एब्जॉर्व कर रही है। आईबीसी जो है ये हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसमें खुद डाटा अभी रिलीज हुआ है, 90% तक का हेयर कट बैंक ने झेला है। समझ रहे हैं, 90% तक का हेयर कट, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताना इसको ऐसा चाहूं तो मतलब 90%, मतलब मान लो कि मैंने बैंक से 100 करोड़ लोन ले लिया, मैं सिर्फ बैंक को 10 करोड़ रुपए रिटर्न कर रहा हूं। तो निर्मला सीता जी रमण को अभी सामने आके बोलना पड़ेगा कि बैंक इतना ज्यादा अब हेयर कट नहीं झेल पाएगा, जो कि आई थिंक ये सही बात भी है। 90% का इस तरीके से हेयर कट अगर लॉस वो झेलेगा बैंक वगैरह, या आईबीसी के थ्रू जितने भी रेजोल्यूशन वगैरह होंगे, तो भाई ऐसे तो सबको ही फोल्ड करेंगे। फिर मैं 100 करोड़ ले लूंगा, 10 करोड़ दे दूंगा, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आईबीसी के थ्रू रेजोल्यूशन कर लेगी, है ना। वो एक अलग बात है, फिर मैं जिंदगी में लोन लेने लायक नहीं रहूंगा, मेरा क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, ये सब, है ना। बट देख रहे हो बैंक कितना आईबीसी के अंदर लॉस झेल पा रही थी अभी, 80% 90% आईबीसी के थ्रू जितने भी रिजोल्व हुए हैं उनमें 90% तक का हेयर कट उसने झेला है ना। तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वो ऐसा करते हैं। आई थिंक समझ आया होगा जो मैंने कोशिश करी बताने की। हाँ हाँ सर, पूरी तरह से समझ में आया, थैंक यू। अच्छा ठीक है, सीआरआर और एसएलआर हो गया है, तो आज इसको यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि 3 भी बज गए हैं, और फिर अगर कोई नई टर्म स्टार्ट होगी फिर वही 10-20 मतलब आधा घंटा और लग ही जाएगा उसमें भी। तो आई थिंक जितना अभी तक हमने करा वो, और मैं मतलब समझता हूँ कि आई थिंक काफ़ी अच्छा सेशन ही रहा होगा, काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट आप लोगों ने करा, एस मैम वगैरह, माही मैम, आप सब ने। आई थिंक ठीक है, इतना कर दें मैम, इतना रोक देना चाहिए क्योंकि 3 वैसे ही बज गए, फिर अगर कोई और टर्म उठाएंगे तो वही आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा ही लग जाएगा, और फिर आप
भी बोर हो जाएंगे। एक नेटवर्क की देखो यहाँ पे नहीं आ रही है मेरे फोन की हो गई क्या है। क्या बोल रहे हैं? शिवानी मैम का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, वो ये बोल रही है। ठीक है, फिर आज के लिए बहुत है इतना। बाकी कल स्टार्ट करते हैं, और यही है, इसको कंटिन्यू करना रखना बस, और क्या है। हाँ हाँ, मुझे भी इकोनॉमिक्स है ना, में बेनिफिट रहेगा इसका काफी, तो कंटिन्यू रखना बस। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, एक्चुअली वो जो मतलब इकोनॉमिक्स वाला रखे हो ना, वो रखे हैं ना, वो डेली रखना जैसे आज हुआ है ये, और मैं लेट हाँ जाऊंगी। डेली होगा, डेली होगा। ओके ओके, थैंक यू। अच्छे से काफी समझ में आ जाती है। हम्म, ऐसे में क्या होगा ना, एग्जाम तक रिवीजन अच्छा खासा हो भी जाएगा। अब मेरा तो स्टार्टिंग है तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। मैंने तो अभी स्टार्ट मतलब करी ही है, रिवीजन की तो बात नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली यही बता रही थी, रिवीजन हाँ काफी हो जाएगा। हाँ हाँ, स्टार्टिंग क्योंकि मतलब इको मेरा थोड़ा वीक पोर्शन है बहुत, तो इतने अच्छे से समझा रहा था, ये अच्छा रहेगा। हो गया क्या? हाँ, आज के लिए 1 ही घंटे का था, हो गया। ओके। अरे मैम, पता नहीं कितना नेटवर्क इशू हो जाता है मेरे को तो। हेलो, आप आवाज आ चेंज रही है कीजिए क्या मेरी? अपना, हाँ, पीजी वगैरह चेंज कीजिए सर आप अपना। मैं पीजी कहाँ चेंज करूँ?